मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर हमारी इन दोनों बेटियों से शादी कौन करेगा। देखिए जी, इन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है, आप कुछ तो करिए। मैं इन दोनों का बोझ अब और नहीं संभाल सकती। इन लोगों के माँ बाप इन लोगों की जिम्मेदारी हम पर छोड़कर स्वर्ग से धार गए, लेकिन ये दोनों पता नहीं कौन से कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है जो उनकी शादी ही नहीं हो रही। भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। ये दोनों मेरे बड़े भैया की बेटियां हैं, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। बस करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। ये अच्छे बनने का ढोंग किसी और के सामने करना। अब जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दो। कोई बूढ़ा मिले या लूला, फर्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों को इस घर से निकालो, क्योंकि मैं इन दोनों का बोझ और नहीं सह सकती। अमित और सुनीता दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें रानी और नेहा सुन रही होती है। अपने चाचा और चाची की बात सुनकर उन दोनों को ही काफी बुरा लगता है। दीदी, चाचा चाची हम दोनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या सच में हम इतने बुरे हैं कि वो दोनों चाहकर भी हम लोगों से प्यार नहीं कर पाते, या हमारा रंग काला है इसलिए वो हमसे नफरत करते हैं? नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं है। चाचा चाची हम लोगों से नफरत नहीं करते, बल्कि वो हमारी फिक्र करते हैं, तभी तो वो हमारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अब तू ही देख, हम दोनों बड़ी हो रही है और बड़ी होने के नाते हमें भी अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। सही कहा दीदी आपने, हम लोग बड़े हो रहे हैं और जो इंसान बड़ा हो रहा होता है उसे समझ भी अच्छी खासी आती है। आप मुझे भले ही कितना ही दिलासा क्यों ना दे दो, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारे चाचा चाची हमसे जरा भी प्यार नहीं करते, और तो और वो हमें अपनी इच्छा अनुसार इस घर से शादी कर विदा नहीं, बल्कि हमें इस घर से भगाना चाहते हैं। नेहा की बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच वही था जो नेहा कह रही थी। दरअसल रानी और नेहा अमित और सुनीता के भैया भाभी की लड़कियां थी। रानी और नेहा जब छोटी थी तभी उन दोनों के माँ बाप चल बसे, और तब से अमित और सुनीता ने ही इन दोनों की परवरिश करी थी। इसलिए नहीं कि वो उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे, बल्कि उन दोनों ने उनकी परवरिश इसलिए करी थी क्योंकि पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन नेहा और रानी ही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन नेहा घर में पोछा मार रही होती है, तो वहीं रानी किचन में सब्जियां काट रही होती है कि तभी सुनीता वहां आती है और हे भगवान, अब तक घर में काम नहीं हुआ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, विराज आता ही होगा, उसको गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं। चाची जी, बस सफाई हो ही गई है, बाहर का चबूतरा रह गया है, मैं उसे साफ करके खाना बनाने में दीदी की मदद कर दूंगी। चाची की बच्ची, खाना नहीं बल्कि विराज के कमरे की बेडशीट चेंज कर दे, क्योंकि वो बेडशीट बहुत पुरानी हो चुकी है। और रानी, तू तू क्या बना रही है? चाची जी, मैं विराज के लिए शाही पनीर बना रही हूँ, उसको पसंद है ना? चल अच्छी बात है, किसी के अंदर तो अक्ल है, वरना मुझे लगा कि तुम दोनों ही बहनें मंदबुद्धि हो। वैसे रानी, शाही पनीर के साथ तू विराज के लिए खीर भी बना देना, उसको खीर बड़ी पसंद है। सुनीता की बात सुनकर जवाब सर हिलाकर हाँ में देती है, और इस तरह नेहा विराज की बेडशीट और रानी उसके मनपसंद का खाना बनाती है। और कुछ घंटे बीतने के बाद विराज अपने घर आता है, जहाँ वो अपने माँ बाप से मिलने से पहले अपनी दोनों बहन रानी और नेहा से मिलता है। नेहा दीदी, रानी दीदी, आप दोनों कितनी कमजोर हो गई हैं। माँ को खाना नहीं देती क्या? नहीं विराज, ऐसा कुछ नहीं है, चाची हमारा बहुत ख्याल रखती है। विराज नेहा और रानी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुनीता आती है, और वो विराज को नेहा और रानी से बात करता देख चिढ़ जाती है। जिसके बाद, विराज तू इन दोनों कल्लों से क्या बात कर रहा है? अरे तू अपना स्टैंडर्ड देख और इनका देख, इतने समय बाद तो तू घर वापस आया है, अपने माँ बाप से मिलने की बजाय तू इन दोनों काली कलुटियों से मिल रहा है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और आपने क्या काला काला लगा रखा है? आपको पता भी है आजकल के टाइम पर काला गोरा कोई नहीं देखता। ऐसा तुझे लगता है विराज, लेकिन असल में बात कुछ और ही है। लोग सबसे पहले लड़की का रंग ही देखते हैं। अरे शक्ल अच्छी लेकर आती ना तो इन दोनों की शादी कब की हो चुकी होती, हमें यूँ इस तरह धक्के ना खाने पड़ रहे होते। चाची जी माफ करना, लेकिन कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। और रही बात रंग रूप की, हाँ हम दोनों बहनें भले ही काली है, लेकिन हमारे नैन नक्श इतने भी खराब नहीं है कि लोग हमें रिजेक्ट कर दे। गूंगी बोली, अरे जब खुद के नैन नक्श पर इतना ही गुरूर है तो ढूंढ लेना खुद के लिए लड़का। क्यों हम दोनों मियाँ बीबी की छाती पर मूंग डर रही हो तुम दोनों? सुनीता की काफी कड़वी भाषा सुनकर विराज को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को ही फटकार लगाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देख सुनीता भी चुप हो जाती है और वो उस समय किसी से कुछ नहीं कहती। अब शाम को जब अमित घर आता है तो सुनीता एक बार फिर अमित से सवाल करती है, जी आपने पंडित जी से बात करी? हाँ, मैंने बात की है और उन्होंने 2 लड़कों को भी दिखाया है। उनमें से एक ऑलरेडी शादीशुदा है और दूसरा बहुत गरीब। अरे तो कौन सा हमें अपनी बेटी बिहानी है जो इतना सोच रहे हो? एक काम कीजिए, हाँ कर दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भले ही भैया की दोनों बेटियां शक्ल से काली हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन दोनों की शादी किसी भी घर में कर दें। सुनिए जी, हमें ना तो उन दोनों से मतलब है और ना ही उन दोनों की शादी से, हमें उनकी प्रॉपर्टी से मतलब है। प्रॉपर्टी साइन करवाइए और इन्हें जल्द से जल्द शादी करके भगाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी हत्या कर इन्होंने अपनी भतीजी को उनकी ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अपने माँ बाप की बात दूर खड़ा विराज सुन लेता है, और जब वो अपनी माँ की बात सुनता है तो उसका कलेजा फट जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ के ऊपर भड़कते हुए कहता है, मुझे तो आपको अपनी माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे मेरी माँ मेरी बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा विराज, तू गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं है।
बस कीजिए पिताजी, आप कैसे लोग हैं और कैसे नहीं है मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। अरे सिर्फ काले रंग की वजह से आप दोनों इन दोनों की शादी ऐसे इंसानों से करवाना चाहते हैं जिनके पास ना तो घर है और ना ही उम्र। लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अपनी दोनों बहनों की शादी ऐसे घर में कभी नहीं होने दूंगा जहां उन्हें हमेशा ही दुख मिले। और रही उनकी शादी की बात, तो मैं उनके लिए ऐसे लड़के ढूंढ कर लेकर आऊंगा कि आप दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस तरह विराज वहां से चला जाता है, पर विराज को अपना पक्ष लेते हुए देख नेहा और रानी को बहुत अच्छा लगता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विराज अपनी दोनों काली बहनों के लिए एक ही घर के 2 लड़के ढूंढ लेता है। नेहा दीदी, रानी दीदी, कहाँ हैं आप दोनों? विराज की खुशी और हाथ में मिठाई देख नेहा और रानी हॉल में आती है। विराज की आवाज सुनकर सुनीता भी बाहर हॉल में आती है और उससे सवाल करती है, क्या बात है विराज, आज तू बड़ा खुश लग रहा है, और ये मिठाई किस खुशी में? अरे माँ, ये मिठाई तो सबसे पहले आपको ही खानी चाहिए, क्योंकि आप ही तो चाहती हैं नेहा और रानी दीदी को अपने ससुराल भेजना। इसीलिए सबसे पहले मुंह मीठा आप कीजिए, क्योंकि रानी दीदी और नेहा दीदी के लिए मैंने एक ही घर में 2 लड़के ढूंढे हैं। दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, भरमार पैसा है उनके पास। बेटे की बात सुनकर सुनीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो वहीं नेहा और रानी काफी खुश होती है। क्यों दीदी, क्यों मंद मंद मुस्कुरा रही हो आप? अरे मैं जानता हूँ इतना अच्छा रिश्ता देखकर आप दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं है, इसीलिए आप दोनों भी अपना मुंह मीठा कीजिए। वैसे बेटा, अब जब तूने इतना अच्छा रिश्ता अपनी बहनों के लिए ढूंढ ही लिया है, तो हमें ये भी बता दे कि लड़के वाले इन दोनों को देखने के लिए कब आ रहे हैं? बहन जी, हम आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं। जब हमें विराज ने अपनी दोनों बहनों के बारे में बताया था, हमने तो तभी इन दोनों को अपनी बहू बनाने की ठान ली थी। अब इंसान रंग रूप से नहीं बल्कि अपने दिल से अच्छा होना चाहिए। लड़के की माँ की आवाज सुन सुनीता भी अब हक्की बक्की रह जाती है, और अब ना चाहते हुए भी सुनीता लड़के और लड़के की माँ का आदर सत्कार करती है। इस तरह नेहा और रानी का रिश्ता सोहन और मोहन नाम के लड़कों से पक्का हो जाता है। भाई, हमें तो दोनों बहुत पसंद है। अब आप लोग बता दीजिए कि इस रिश्ते को आगे कब बढ़ा रहे हैं? मेरा मतलब है कि हमें सगाई कब करनी है? आंटी जी, एक पंडित को बुलाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर सगाई तय करवा देते हैं। बात तो सही कह रहे हो बेटा, मैं घर पर जाकर अपने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा लूंगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता दूंगी, और आप लोग उसी हिसाब से सारी तैयारी करना। इस तरह लड़के की माँ अपने घर चली जाती है और कुछ घंटे बाद वो उन्हें अगले महीने की 5 तारीख की डेट बताती है। इस तरह अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सगाई का दिन आ जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, आज नेहा और रानी की सगाई थी और वो दोनों बहनें बेहद खुश थी। दीदी, विराज भले ही हमारा सगा भाई ना हो, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे इतना तो कोई सगा भी नहीं करता जितना विराज ने किया है। अगर आज माँ बाबा जिंदा होते तो वो विराज से बहुत खुश होते। तू सही कह रही है नेहा, भले ही माँ बाबा इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो जहाँ से भी हमें देख रहे हैं वो खुश जरूर होंगे। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती है और कुछ ही देर बाद उन दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद अब सुनीता को भी ये महसूस होने लगा था कि अब उसकी दोनों भतीजी उसके साथ नहीं रहेगी, इसलिए जितने टाइम वो उनके साथ है उन्हें अच्छे से रह लेना चाहिए। जिस वजह से सुनीता अपनी दोनों भतीजी से माफी मांगती है और उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। किशनपुर नाम के गांव में सुरेंद्र अपनी पत्नी संतोष और 2 जुड़वा बेटियों नेहा और ईशा के साथ रहता था। सुरेंद्र एक गरीब आदमी था। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था। उसकी दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली थी, इसलिए उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। क्या बात है सुरेंद्र भाई साहब, बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ मोहन भैया, दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते मिलना इतना मुश्किल हो गया है। बहुत समय से मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो, ताकि दोनों को अगर कोई दुख भी हो तो आपस में मिलजुल कर बांट लें। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र भाई साहब। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। मेरे एक रिश्तेदार के भी 2 बेटे हैं। वो भी कह रहे थे कि एक साथ ही अपने दोनों बेटों की शादी करेंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बेटियों के लिए उनसे रिश्ते की बात चलाऊं। बिल्कुल भैया, अगर तुम्हारी नजर में लड़के वाले ठीक हैं तो अगले हफ्ते उन्हें घर पर बुला लीजिए। इस तरह बातों बातों में मोहन सुरेंद्र को उसकी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता बता देता है। अगले हफ्ते लड़के वाले उनके घर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द बच्चों की सगाई करवा दे। अगले महीने का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। अगले महीने ही सगाई की तारीख रखते हैं। दोनों बहनों की 1 महीने के बाद की सगाई की तारीख तय हो जाती है। उन दोनों के ही अपनी सगाई को लेकर बहुत सारे अरमान थे, इसलिए वो हर रोज अपनी सगाई के बारे में ही बात किया करती थी। ईशा, मेरा तो इतना मन है कि अपनी सगाई में मैं बहुत सुंदर सा लहंगा पहनूं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक सुंदर सा लहंगा खरीद सके। हमें तो अपनी सगाई में साड़ी ही पहननी पड़ेगी। सच कहा नेहा, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अच्छी तरह तैयार होते। मेरी सहेली सुनैना ने अपनी सगाई में इतना सुंदर लहंगा पहना था, मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपनी सगाई में बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहनूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। तेरी बात का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? बोल, क्या हुआ? सुनैना तेरी दोस्त है तो तू उसी से अपनी सगाई के लिए उसका लहंगा मांग लेना।
तो कह तो ठीक रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो मुझे पहनने के लिए अपना लहंगा देगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी एक बार पूछकर देख ही लेती हूँ। उसका लहंगा बहुत महंगा था। अगर मैं अपनी 6 महीने की बचत भी उस लहंगे को खरीदने में लगाऊं तो अभी खरीद नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी सगाई में सुनैना का लहंगा पहनूं और तू साड़ी पहने। अरे कोई बात नहीं, अगर सुनैना ने तुझे अपना लहंगा दे दिया तो मैं भी अपनी किसी सहेली से या किराए पर एक सस्ता सा लहंगा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करने के लिए सुनैना के घर जाती हूँ। ईशा अपनी सहेली सुनैना से लहंगे की बात करने के लिए उसके घर जाती है। अरे ईशा, बड़े दिनों बाद आना हुआ। मेरी सगाई के दिन के बाद तो मैं आज तुझे देख रही हूँ। हाँ, वो अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है ना, तो उसी सिलसिले में तेरे पास आई हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। बैठ ना, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं सुनैना, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दरअसल तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैंने तुझे बताया तो कि अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है, इसलिए हमारे पास पहनने के लिए लहंगे नहीं हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं कि दोनों नए लहंगे खरीद सके। देख, दोनों की तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन जो लहंगा मैंने अपनी सगाई में पहना था तो उसे ले जा। तुम दोनों में से कोई एक उस लहंगे को पहन लेना। मैं अभी अपना सगाई वाला लहंगा लेकर आती हूँ। सुनैना अपना सगाई वाला लहंगा लेकर वहाँ पर आती है। तभी सुनैना की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे माँ, ये तो मुझे अपनी सगाई का इनविटेशन देने आई है। अगले महीने इसकी और नेहा की सगाई है। ये लो ईशा, मेरा सगाई वाला लहंगा। थैंक यू सो मच सुनैना। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुनैना बेटा? अपनी सगाई का लहंगा ईशा को क्यों दे रही हो? मम्मी, वो ईशा के पास अपनी सगाई में पहनने के लिए लहंगा नहीं है, तो मैंने कहा मेरा लहंगा ले जा। वैसे भी ये अलमारी में रखा रखा मेरे क्या काम आएगा। अरे बेटा, इस तरह किसी को अपनी सगाई या शादी के लहंगे पहनने के लिए नहीं देते। ये अच्छा शगुन नहीं होता। अपनी सगाई और शादी में तो हर लड़की को नया लहंगा ही पहनना चाहिए। माफ करना ईशा बेटा, लेकिन तुम सुनैना का लहंगा नहीं पहन सकती। तुम्हें खुद ही अपने लिए लहंगा खरीदना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। मैंने बोला ना एक बार कि ऐसे किसी का लहंगा नहीं पहनते। जा, इस लहंगे को अपने कमरे में रख कर आ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सुनैना उस लहंगे को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ईशा भी वहां से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि उसका रुमाल तो अंदर ही रह गया है। अरे मेरा रुमाल तो अंदर ही रह गया, अभी जाकर लेकर आती हूँ। ईशा जैसे ही रुमाल लेने जाती है, तभी वो देखती है कि सुनैना की मम्मी उस पर चिल्ला रही है। वो वहीं पर छिपकर उनकी बातें सुन लेती है। तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? उसके घर वाले पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितने का तेरा ये लहंगा है। ऐसे गरीब लोगों को इतना महंगा लहंगा पहनवाएगी? अगर उसने तेरा ये लहंगा खराब कर दिया तो पता भी है ये ठीक भी नहीं होगा। ईशा को उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है तो नेहा देखती है कि ईशा बहुत उदास है। क्या बात है ईशा, तू तो सुनैना के घर पर उसका लहंगा लेने गई थी ना, तो इस तरह उदास होकर क्यों आ गई? सुनैना ने तुझे लहंगा देने से मना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, वो तो मुझे लहंगा दे रही थी। तभी आंटी ने कहा कि शादी या सगाई में किसी का पुराना लहंगा नहीं पहनना चाहिए, वो शुभ नहीं होता। बस इसीलिए लहंगे के लिए परेशान हूँ। छोड़ नहीं ईशा, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में लहंगा पहनना लिखा ही नहीं है। खैर, लहंगे के अलावा भी हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। अभी तो बाजार जाकर बाकी सारा सामान भी लेकर आना है। आज गांव में मेला लगा है, मेले में चीजें सस्ती मिल जाती है। बाजार जाने से अच्छा है मेले से ही सारी चीजें खरीद कर ले आए। दोनों बहनें बाकी का सामान खरीदने के लिए गांव के मेले में जाती है। मेले में बहुत सुंदर सुंदर सामान लगा हुआ था। दोनों बहनें अपने लिए चूड़ियां, गले के हार और बाकी सभी चीज खरीदने लगती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। आज गांव में मेले का तीसरा दिन है, इसीलिए गांव में खाने की प्रतियोगिता और चित्रकारी की प्रतियोगिता रखी गई है। पहले 3 जीतने वाले लोगों को बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो काउंटर नंबर 2 और 3 पर जाकर अपना नाम लिखवा दे। चल ईशा, हम दोनों भी अपना नाम लिखवा देते हैं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और तू चित्रकारी बहुत अच्छी करती है। अगर हम दोनों में से कोई भी प्रतियोगिता में जीत गया तो क्या पता हमें अच्छा इनाम मिल जाए और हमारी सगाई का खर्चा भी अच्छी तरह निकल जाए। तुम ठीक कह रही हो नेहा, चलो चलते हैं। दोनों बहनें प्रतियोगिता में अपना अपना नाम लिखवा देती है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। ईशा प्रतियोगिता में एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर तैयार करती है और नेहा सभी जजेस के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर तैयार करती है। आप सभी के पास अब समय समाप्त हो गया है। चित्रकारी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे सभी अपने अपने चित्रों को यहाँ लेकर आ जाएं। वैसे तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए, लेकिन इनमें से मुझे ईशा के द्वारा बनाया गया ये चित्र सबसे अच्छा लगा। इसीलिए इस प्रतियोगिता की पहली विनर ईशा है, जिसको हम पूरे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे वाह वाह, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस ईशा जी। इस कंपटीशन की विनर का तो आप सभी को पता चल चुका है। अब बारी है कुकिंग कंपटीशन के विनर की। तो चलिए देखते हैं किस पार्टिसिपेंट के हाथ का बना लजीज खाना जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आता है। जजेस सभी पार्टिसिपेंट्स की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करते हैं।
इसमें तो कोई शक नहीं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी ही मेहनत से सभी डिशेस को बनाया है, लेकिन इनमें से ये मलाई कोफ्ता मुझे बहुत पसंद आया। इसका स्वाद कुछ अलग है, जिसे नेहा जी ने बनाया है। नेहा जी को कुकिंग कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें भी पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जज की बात सुनकर दोनों बहनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है और खुशी के मारे एक दूसरे के गले से लग जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अचानक से 2 लाख रुपए जीत जाएंगे। अब माँ और पिताजी को हमारी सगाई के खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने पैसों में तो हम हमारे लिए लहंगे भी खरीद लेंगे और बाकी सारा इंतजाम भी कर लेंगे। सच कहा नेहा, अच्छा हुआ जो तुमने मेले में आने के लिए कहा, वरना हम ये कभी नहीं जीत पाते। दोनों बहनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, जिससे वो अपनी सगाई के लिए हर अच्छी चीज खरीदते हैं और बाजार से खूब सुंदर लहंगे लाकर अपनी सगाई में पहनते हैं। वो दोनों अपनी सगाई में इतनी सुंदर लगती है कि सब लोग उन्हें ही देखते रह जाते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम जैसे गरीब लोगों की बेटियों की सगाई इतने धूमधाम से होगी। मेरी दोनों बेटियां इन लहंगों को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लग जाए। दोनों बहनों की सगाई बहुत ही धूमधाम से होती है। सगाई के बाद कंपटीशन के लोग घर पर आते हैं, जिसके बाद ईशा को एक स्कूल में ड्राइंग टीचर की जॉब मिल जाती है और नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल जाती है, जिसके लिए उन दोनों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। सगाई के बाद वो दोनों अपनी शादी भी अब धूमधाम से करती है और अपनी